हे गाइस, वेलकम टू दिस वीक्स एपिसोड ऑफ स्पूककास्ट। मैं हूं मंजुला और आप सुनने वाले हैं एक स्पूककास्ट ओरिजिनल स्टोरी। आज मैं आपके लिए पिछले हफ्ते पब्लिश की गई मेरी स्टोरी वो बंद दरवाज़ा उसका दूसरा भाग लाई हूँ। अगर आपने पार्ट 1 अब तक नहीं सुना है तो अभी जाइए और पहले उसे सुनिए, तभी आप इस स्टोरी को एंजॉय कर पाएंगे। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। मेरी ये कहानी अगर अच्छी लगे तो रेटिंग्स देना मत भूलिए, फॉलो करना मत भूलिए। बढ़ते हैं आज की कहानी की तरफ। सुनते रहिए स्पूककास्ट अभी और मंजिला के साथ। आयशा की आँख खुली। रात के 3:11 बज रहे थे। वो पसीने से तरबतर थी। उसने उठकर पानी पिया। उस भयानक रात के बाद से हर रात उसकी नींद दोबारा 3:11 को खुलने लगी थी, ठीक मुंबई की तरह। उसने उस कमरे में अपनी नज़र दौड़ाई। चारों तरफ अंधेरा था। हर तरफ दीवारों पर भगवान की बड़ी बड़ी फोटो फ्रेम्स लगी थी और ज़मीन पर लगे गद्दों पर उसके एक तरफ पारस और दूसरी तरफ पारस के आई बाबा सोए थे। उस हादसे को अब तक 3 दिन बीत चुके थे, पर आयशा और पारस अब भी पारस के आई बाबा के कमरे में ही सो रहे थे, डरे हुए छोटे बच्चों की तरह, जो आयशा को बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा था। आयशा के कहने पर भी पारस अपने कमरे में लौटने को राजी ही नहीं हो रहा था। आयशा ने एक लंबी सांस भरी और दोबारा अपने बिस्तर पर लेटकर पिछले कुछ दिनों के बारे में सोचने लगी। कुछ तो बहुत अजीब हो रहा था इस घर में, जिसने घर वालों को डरा दिया था, इतना ज्यादा कि सब साथ मिलकर सो रहे थे। कोई कहीं अकेला नहीं जा रहा था, दिन में भी नहीं। पिछले 3 दिनों में उसे कोई अजीब आवाज या कुछ डरावना नहीं दिखा था, पर घर का खुशनुमा माहौल अब बिल्कुल बदल चुका था। हर वक्त सब दबी आवाज में फुसफुसाकर बातें करते रहते और जैसे ही आयशा आती वो चुप हो जाते या बात बदल देते। सबसे अजीब बात ये थी कि 2nd फ्लोर पर जाने वाली सीढ़ियों के वहां किसी ने कीले ठोककर कुछ तार, एक लाल पोटली और एक लाल धागा बांध दिया था। आयशा को सबकी आंखों में एक अनजान डर साफ नजर आ रहा था, पर पूछने पर हर कोई बात बदल देता, यहाँ तक कि पारस भी। और ये बात उसे अंदर से खाए जा रही थी। उसने ये डिसाइड किया कि वो अपने कमरे में लौट जाएगी। अगर वो पारस के आई बाबा के कमरे में ही रही तो उसे अपने किसी भी सवाल का कोई जवाब कभी नहीं मिलने वाला था। कुछ दिन बाद पारस किसी काम से 2 दिन के लिए बाहर जाने वाला था। आयशा ने मौका देखकर उस रात अपने कमरे में अकेले बिताने की सोची। उसे डर तो लग रहा था, पर उसने बात की तह तक जाने का मन बना लिया था। पारस के काम से निकलने के थोड़ी देर बाद आयशा ने अपना सामान बांधा और अपने कमरे में लौटने लगी। ये देख पारस के आई बाबा ने उसे बहुत रोकना चाहा, पर उसने किसी की नहीं सुनी। आई, आप लोग चिंता मत करो ना प्लीज़, मुझे कुछ नहीं होगा। मुझे बस आपके कमरे में ठीक से नींद नहीं आ रही। मैं अपने कमरे में बस एक रात अच्छे से सोना चाहती हूँ और कुछ नहीं। अगर रात को कुछ हुआ तो मैं आप लोगों को आवाज़ दे दूँगी। आप लोग चिंता मत करो प्लीज़। ये कहकर आयशा ने बात को वहीं ख़त्म कर दिया। सब ने एक दूसरे को परेशान होकर देखा। उनकी आंखों का डर जैसे बाहर छलक रहा हो। आयशा ने भी तुरंत अपने कमरे का दरवाज़ा बंद कर लिया, क्योंकि वो अपना मन बना चुकी थी। रात 3:11 को हर रोज की तरह आयशा की आंख खुली। चारों तरफ सन्नाटा था। दूर कहीं कुत्ते भौंक रहे थे। आयशा बिल्कुल सतर्क होकर सुनने लगी कि कहीं से कोई आवाज तो नहीं आ रही थी, पर चारों तरफ शांति ही थी। और तभी एक गंध आई, जले हुए चमड़े की। वही गंध जो उसे मुंबई के अपने फ्लैट और 3 दिन पहले इस वाड़े में आई थी। आयशा का दिल बिल्कुल बैठ गया। उसे अब पीछे मुड़कर देखने को डर लग रहा था।
क्या उसके पीछे कोई खड़ा था? क्या कोई फिर से दरवाज़ा खोल अंदर आया था उसके कमरे में? उसने थोड़ी हिम्मत जुटाई और धीरे धीरे पीछे मुड़ी। पर ये क्या, कमरे का दरवाज़ा तो बंद था, वहाँ कोई नहीं था उसके अलावा। उसने एक राहत की सांस ली और उठकर रूम से अटैच वॉशरूम में चली गई। वो बेसिन के सामने खड़े होकर खुद को शीशे में देखने लगी। पिछले कुछ दिनों में उसकी आंखों के नीचे काले गड्ढे बन गए थे। क्या वो सच में ये सब इमेजिन कर रही थी? ये सोचते हुए वो अपने मुंह पर पानी मारने लगी और तभी उसे एक आवाज़ आई, हल्की सी, मानो किसी ने बाथरूम के वेंटिलेटर वाली खिड़की को खोला हो। आयशा ने अपनी बाईं तरफ लगी उस वेंटिलेटर की तरफ देखा और वो वहीं जम गई। वो वेंटिलेटर की खिड़की जमीन से करीब 10 से 11 फीट ऊपर लगी थी। एक छोटी सी खिड़की जो अब खुली हुई थी और उस खिड़की की एक तरफ दीवार पर 2 काले काले जले हुए पैरों के निशान थे, जैसे कोई दीवार पर चला हो। तभी आयशा की नज़र जैसे ही उस निशान पर पड़ी, उसका खून जम गया। वो डर से कांपने लगी क्योंकि जब वो वॉशरूम में घुसी थी तो वो विंडो बंद था, ना ही उस सफ़ेद दीवार पर कोई निशान थे। वो चिल्लाना चाहती थी पर उसके गले में आवाज़ अटक गई थी। खिड़की से अब एक हल्का धुआं बाथरूम में घुसने लगा और जले हुए चमड़े की गंध और तेज हो गई। आयशा घासने लगी। अब धीरे धीरे नए नए काले पैरों के निशान दीवार पर बन रहे थे और उस बेसिन के पास आ रहे थे। आयशा डर से रोने लगी। वो पैरों के निशान अब उस बेसिन वाले आईने के बिल्कुल ऊपर थे, यानी वो जो कोई भी था पूरे बाथरूम की दीवार का चक्कर काटकर वो अब आयशा के ठीक ऊपर दीवार पर था, हवा में लटकता हुआ। आयशा को कोई नहीं दिख रहा था, पर जले चमड़े की दुर्गंध आ रही थी बहुत तेज। उसका शरीर डर से सुन्न पड़ चुका था। उसके दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था और तभी उसने अपने कानों के बिल्कुल पास वही आवाज सुनी। ये आवाज जैसे ही उसके कानों में गूंजी, वो चीखते हुए बाथरूम से बाहर निकली और टकराकर जमीन पर गिर गई। उसने अपना मुंह ऊपर किया ये देखने के लिए कि वो किससे टकराई थी और उसकी जान मानो वहीं निकल गई, क्योंकि उसके सामने वही जली हुई औरत खड़ी थी, जमीन से कुछ 10-12 इंचेस ऊपर। उसकी त्वचा बुरी तरह जली हुई थी, शरीर जलकर सिकुड़ चुका था, जगह जगह से मांस जलकर पिघला हुआ था और एक बेहद गंदी बदबू आ रही थी उस औरत से। उसके होंठ गलकर उसके गले पर चिपके हुए थे और उसके आधे काले जले हुए दांत दिख रहे थे। उसके गले से एक बेभत्स आवाज आ रही थी, जैसे वो बहुत दर्द में हो, और वो आवाज करते हुए वो धीरे धीरे आयशा के करीब आती जा रही थी। आयशा डर से कांप रही थी। वो दीवार के सहारे खड़ी हो गई। भागने का कोई रास्ता ही नहीं बचा था अब। वो औरत उसके बिल्कुल सामने थी। आयशा को शायद पता चल चुका था कि उसका अंतिम क्षण पास आ चुका है। आज उससे कोई नहीं बचा पाएगा, कोई नहीं। वो औरत अब बिल्कुल उसके सामने आकर रुक गई। उसने अपने जले उंगलियों से आयशा के गाल पर हाथ फेरा। खुरदुरे उंगलियों के एहसास से आयशा के रोंगटे खड़े हो गए। फिर उस औरत ने एक विभत्स चित्कार की। डर से आयशा ने अपनी आंखें बंद कर ली। कुछ सेकंड्स बाद जब उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली, वो जली हुई औरत अब वहां नहीं थी। इससे पहले आयशा कुछ समझ पाती कि उसके साथ क्या हुआ था, एक दर्दनाक चीख पूरे घर में गूंज उठी। ये आवाज कमरे के बाहर कहीं दूर से आ रही थी। आयशा दौड़ते हुए कमरे के बाहर गई। कहीं दूर किसी औरत की दर्द भरी चित्कार से पूरा वाड़ा गूंज रहा था, पर कहाँ? और ये कौन चिल्ला रहा था इतनी रात को? आयशा को समझने में देर नहीं लगी कि ये आवाज दूसरे मंजिल से आ रही थी।
1 मिनट ना गवाते हुए उसने खुद को संभाला और फिर उन अंधेरे सीढ़ियों पर लगे लाल धागों और तार को तोड़ वो 2nd फ्लोर पर पहुंची। अब वो आवाज़ और ज़्यादा ज़ोर से आ रही थी। कोई औरत बेहद ही दर्दनाक तरीके से चीख रही थी। जलने की बदबू भी अब तेज़ हो गई थी। आयशा ने आसपास देखा। उसे दूसरे मंजिल के उस बंद दरवाजे के नीचे से कुछ तेज़ रोशनी और धुआं बाहर आते हुए देखा तो वो दौड़कर उस कमरे के सामने पहुंची। वो चीखें उस दरवाजे के अंदर से आ रही थी। शायद अंदर कोई जल रहा था, कोई औरत, शायद वही मदद के लिए चिल्ला रही थी। आयशा ने दरवाजे की तरफ देखा। आज उस पर कोई लाल धागा या पूजा का सामान नहीं बंधा था। उसने उस दरवाजे की कुंडी को पकड़कर हिलाने की कोशिश की, पर वो इतना गर्म था कि उससे एक ही सेकंड में उसके हाथों पर शायद छाले पड़ गए। उसने दरवाजे को लात मारी, उसे खोलने की कोशिश की, पर अंदर लगी आग इतनी ज़्यादा तेज़ थी कि वो लकड़ी का दरवाज़ा तक गर्म हो चुका था। आयशा कुछ नहीं कर पाई। वो बेबस होकर इधर उधर देखने लगी। उस औरत की चीखें, उसके रोने की आवाज़ और जले हुए चमड़े की दुर्गंध बस बढ़ती जा रही थी। अब आयशा को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसे किसी भी हालत में उस औरत को बचाना था। जब उसे कुछ समझ नहीं आया तो वो भागकर नीचे चली गई और घर वालों को जगा दिया उसने। आई बाबा, मोहन काका उठो, आप लोग जल्दी चलिए, ऊपर वाले बंद कमरे में कोई जल रहा है, कमरे से धुआं निकल रहा है, जल्दी चलिए प्लीज। किसी औरत की चीखें सुनाई दे रही है वहाँ, उसे मदद चाहिए, आई उठो। आयशा की ये बात सुनकर सबकी शक्ल पर सफेदी छा गई। सब बुत बनकर वहीं खड़े हो गए, मानो कोई मदद के लिए ऊपर जाने को राजी ही नहीं हो रहा था। चलिए, आप लोग यहाँ खड़े होकर वक्त ज़ाया मत कीजिए प्लीज, जल्दी चलिए। ये कहकर आयशा फिर से 2nd फ्लोर की सीढ़ियों की तरफ दौड़ पड़ी। इस बार उसके साथ मोहन काका और पारस के आई बाबा भी आए। मोहन काका ने जाकर उस दरवाजे को देखा। कहाँ है आग? उन्होंने पूछा। आयशा दौड़कर आगे बढ़ी, पर उसने जो देखा उसने उसे वहीं रोक दिया, क्योंकि उस दरवाजे के नीचे से अब कोई धुआं या आग की रोशनी बाहर नहीं दिख रही थी। आग बुझ गई है क्या फिर? कुंडी देखो काका, वो अभी भी गर्म होगा, ध्यान से खोलो उसे। मेरे हाथों पर छाले पड़ गए उसे छूकर, वो बहुत गर्म है। उस लड़की को हमें निकालना होगा, जल्दी करो प्लीज, जल्दी करो काका। पर मोहन काका ने कुंडी की तरफ देखा और फिर आयशा को इशारा किया, और आयशा हैरान रह गई, क्योंकि दरवाजे की कुंडी पर अब लाल धागा और पूजा का सामान बंधा हुआ था। आयशा हैरान थी, उसे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। कुछ ही मिनटों पहले उसने कुंडी को छुआ था, वो बहुत गर्म था। तब उस पर पूजा का कोई सामान या कोई लाल धागा नहीं था, फिर ये सब कहाँ से आया? उसने तुरंत जाकर कुंडी को छुआ, फिर दरवाजे को। सब कुछ बिल्कुल ठंडा था, बिल्कुल ठंडा। ना कहीं कोई धुआं था, ना कोई जलने की गंध, बस एक सन्नाटा था चारों तरफ। पर आई मैंने खुद धुआं देखा था, जलने की बदबू आ रही थी। वो औरत कितना चिल्ला रही थी, रो रही थी वो। ये हाथ देखो आप लोग, मेरे हाथ देखो कितने लाल है, देखो ये उस गर्म कुंडी को छूने की वजह से हुआ था। मुझे नहीं पता ये सब इतना जल्दी कैसे ठंडा हो गया। इट्स नॉट पॉसिबल। यहाँ कुछ अजीब हो रहा है, कुछ तो अजीब हो रहा है यहाँ। आयशा को अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। सब शांत थे, सबके चेहरे पर खौफ साफ नजर आ रहा था। आयशा बेटा, तुमने कोई सपना देखा होगा, तुम चलो नीचे, अब चलो बेटा। इसलिए मैंने कहा था तुम अकेले मत सोना, पर तुम नहीं मानी। आई एक सेकंड, ये दरवाजा बंद क्यों है? यहाँ क्या है? चारों तरफ लाल धागे लगे हुए हैं, सीढ़ियों पर भी। सबके चेहरे पर हमेशा डर लगा रहता है यहाँ आने के पहले। और उस जली हुई औरत का बार बार दिखना, काली राख, जलने की बदबू। मैं बेवकूफ नहीं हूँ। इस रूम का कोई राज है जो आप लोग मुझसे छुपा रहे हो। आप लोग मुझे नहीं बता रहे कि यहाँ क्या हुआ था। प्लीज बताओ मुझे आई, प्लीज, मैं भी इस घर का हिस्सा हूँ। पारस की आई ने अपने पति को परेशान होकर देखा,
फिर आयशा से कहा, कोई राज नहीं है बेटा। अच्छा सुनो, कुछ साल पहले हमारे यहाँ काम करने वाली एक औरत थी जिसकी मौत छत गिरने की वजह से उस कमरे में हुई थी। उसके बाद से रिपेयरिंग करने के लिए इस फ्लोर को बंद करके रखा हुआ था। पारस ने तुम्हें बताया तो था रेनोवेशन के बारे में, बस इस मौत के बारे में हमने तुम्हें नहीं बताया। तुम डर जाओगी ये सोचकर। यहाँ कोई नहीं जला है बेटा, ये सब तुम्हारा एक सपना है। अब चलो चलो नीचे, सबको अपनी नींद पूरी करनी है। ये कहकर पारस की आई आयशा और बाकी सबको लेकर नीचे चली गई और फिर सब एक साथ सोने चले गए। अगले दिन नाश्ता कर आयशा गांव के मंदिर में गई। उसका मन बहुत ज्यादा अशांत था। कल रात की घटना ने उसे हिलाकर रख दिया था। उसकी पारस से बात भी नहीं हुई थी अब तक। जब उसने शांत मन से इस बारे में सोचा, उसे समझने में देर नहीं लगी कि उसकी सास उसे झूठ बोल रही थी। अगर वो सपना ही देख रही थी तो उसके हाथों पर छाले कैसे पड़े? वो काले पैरों की निशान और काली राख, वो तो पारस ने भी देखे थे। कुछ तो था जो अभी भी छुपाया जा रहा था उससे। अरे ताई, आप यहाँ क्या कर रहे हो? मोहन काका, मैं बस ऐसे ही आई थी यहाँ। घर पर मुझे बहुत बेचैनी हो रही थी काका। मैं आपसे एक बात कहूँ बेटा, आप जितनी जल्दी हो सके यहाँ से चली जाओ और दोबारा कभी मत आना यहाँ पर। क्यों? अब ऐसा क्यों बोल रहे हो काका? हर घर के कुछ राज होते हैं ताई, इस वाड़े के भी है। उस बारे में जितना कम जानो उतना अच्छा। पर काका, यहाँ से चले जाने से भी क्या होगा? कल जो औरत मुझे दिखी थी वो मुझे मुंबई के घर में भी दिखी थी एक बार। इसका मतलब जो भी बात है सिर्फ इस वाड़े तक सीमित नहीं है। वो आप तो इतने सालों से यहाँ पर काम कर रहे हो, आपको तो सब पता होगा। अब आप ही मुझे बताओ ना काका प्लीज, वरना मुंबई जाकर अगर वो औरत मुझे वापस दिखी, इस बार मैं पक्का पागल हो जाऊंगी। ऐसा मत बोलो ताई। ठीक है, मैं बताता हूँ, पर मैं जो आपको बताऊंगा उस पर शायद ही आपको यकीन होगा, पर यही सच है। आपको बस मुझे वादा करना होगा कि आप कभी किसी को ये नहीं बताओगी कि आपको इस बारे में किसने बताया, वरना मेरा हर्ष भी बहुत बुरा होगा। ठीक है काका, अब आप बताओ कि क्या बात है। पारस जब 6 साल का था, उसका रिश्ता तभी से चंदनपुर गांव के अध्यक्ष की बेटी कुसुम के साथ तय था। वो जब 18 साल का हुआ, उसकी शादी उस लड़की से कराई गई। क्या पारस की पहले शादी हो चुकी है? मैं उसकी पहली बीवी नहीं हूँ? आयशा को अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। हाँ ताई, पर शादी करके जो इस परिवार ने पाप किए वो अपनी शादी छुपाने के जुर्म से कई ज्यादा बदतर है। पारस की शादी तो हो गई, पर उसके माँ बाबा को दहेज का बहुत लालच था। हर महीने वो कुसुम के पिता से कुछ न कुछ मांग करते। पारस भी अपने माता पिता की बातों का साथ देता, पर धीरे धीरे इस दहेज की भूख ने कुसुम और उसके परिवार को खोखला कर दिया। इस बोझ की वजह से कुछ दिन बाद उसके पिता चल बसे। जब दहेज आना बंद हो गया, तब वो लोग कुसुम को मारने पीटने लगे। उसे पीट पीट कर अधमरा कर दिया उन लोगों ने। उसे खाना नहीं देते थे, उसे कमरे में बंद करके रखते थे वो लोग। और पारस, वो कुछ नहीं करता था कुसुम को बचाने के लिए? पारस, वो अगर कुछ करता तो कुसुम की मौत नहीं होती थी ताई। एक दिन उसे बहुत पीटा गया और उसे उस कमरे में बंद कर दिया गया। 3 दिन तक ना अनाज का एक दाना, ना पानी का एक बूंद दिया गया उसे। तब अंदर स्टोरेज में रखे केरोसिन के स्टोव का तेल अपने पर डालकर उसने खुद को जला लिया। उसे किसी ने बचाया नहीं? और पारस, उसने ये होने कैसे दिया? पता नहीं ताई। पारस घर पर ही था जब उसकी बीवी जल रही थी। मुझे आज भी याद है, रात के 3:11 बज रहे थे। पूरे घर में धुआं भर गया था। कुसुम की चीखें सुनकर खून जम रहा था सबका, पर किसी ने कुछ नहीं किया। पारस ने भी नहीं। उसने तो सबको ऊपर जाने से भी रोका। और अगले दिन खुद उस जली हुई लाश को पीछे बगीचे में गाड़ दिया उसने। पारस ने? पर काका, वो तो मेरे साथ बहुत अच्छे से रहता है। मुझे आपकी बातों पर यकीन नहीं हो रहा। पारस ऐसा क्यों करेगा काका?
माना कि उसके माँ बाबा पुराने ख्यालात के हैं, पर वो तो मुंबई में इतने साल से है। वो ऐसा क्यों करेगा? ताई, पारस अपनी पूरी जिंदगी गांव में रहा है। उस हादसे के बाद सवालों से बचने के लिए उसे मुंबई भेजा गया था 3-4 साल। कुछ वक्त बाहर पढ़ने से इंसान की सोच थोड़ी ना बदल जाती है। और अगर उसके मन में चोर नहीं था तो उसने ये बात आपसे छुपाई क्यों है? आप मुझे बताओ। मैं बस आपसे एक ही बात कहूँगा, आप वापस चली जाओ। इससे पहले कि इन सबको लगे कि उनका सच बाहर आने वाला है और वो आपके साथ कुछ करे, आप चली जाओ ताई, चली जाओ। इसी में आपकी और सबकी भलाई है। चले जाओ ताई। ये कहकर मोहन काका वहाँ से चले गए। आयशा स्तब्ध थी ये पूरी बात सुनकर। कुछ देर बाद वो घर लौटी। जब दोपहर को सब सो रहे थे, उसने चुपचाप अपना सामान पैक किया और वो वहाँ से निकल गई। मुंबई पहुंचकर अगले कुछ दिनों में उसने 3 आखिरी काम किए। पहला, एक अनोनिमस फोन कॉल कर उसने पुलिस को वाड़े के पीछे बगीचे में दबी लाश के बारे में बताया और उस बंद दरवाजे के पीछे छुपे सबूतों को इकट्ठा करने को भी कहा। दूसरी चीज, आयशा ने गांव में फोन कर कुसुम के चंदरपुर में रहने वाले परिवार का नंबर लिया और उसके घर पर फोन करके उनकी मिसिंग बेटी और पुलिस केस के बारे में बताया। और तीसरा, उसने पारस को डिवोर्स पेपर भेज दिए। शायद कुसुम की आत्मा भी यही चाहती थी, क्योंकि उस दिन के बाद आयशा को कोई जली हुई औरत, न काले पैरों के छाप और न कोई काली राख दिखी। आज की कहानी बस यहीं तक। होप यू लाइक द स्टोरी गाइस। अगर आपको ऐसी ही कहानियाँ और सुननी है तो वोट ज़रूर कीजिएगा। कहानी अच्छी लगी तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी शेयर करना मत भूलिए। अगर आप अपना कोई एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं तो DM अस ऑन इंस्टाग्राम या हमें व्हाट्सएप करें। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में है। और अगले हफ्ते आप बीती के एक नए एपिसोड के साथ हम लौटेंगे। मैं हूं मंजुला और आप सुन रहे हैं स्पूक कास्ट अवी और मंजुला के साथ। सुनते रहिए स्पूक कास्ट अवी और मंजिला के साथ।